वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन चैनल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एजुकेशन चैनल पे। टुडे इज़ 10th मार्च, मार्च 10th है एंड वी विल कवर टुडेज करंट अफेयर्स एंड इम्पॉर्टेंट एनालिसिस। कल के जो सेशन थे उसमें कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे थे, उसमें पॉलिटी से लेके ज्योग्राफी से लेके बाकी भी क्वेश्चंस थे। तो होपफुली आपने आंसर्स किए होंगे कमेंट्स में। एंड इसी तरीके से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये ज़रूर ध्यान रहे कि जो पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ जो शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनको भी आप आंसर करते चले। शॉर्ट में लिखें आंसर या डिटेल में लिखें, बट यू मस्ट आंसर, तभी आपकी तैयारी जो है सही रहेगी। लेट्स स्टार्ट टुडेज इम्पॉर्टेंट न्यूज़। तो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है फैक्ट बेस्ड ये फैक्ट है कि उत्तराखंड के जो सीएम है उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है और नए सीएम जो है वो अनाउंस हो गए हैं। अभी तक तो तीरथ सिंह रावत वो अनाउंस हो गए हैं। तो ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड आपको यह मालूम होना चाहिए। और ये 4 साल का करीब करीब टर्म रहा इन सीएम का, और इनके द्वारा कई इंपॉर्टेंट योजनाएं भी लागू की गई। और चारधाम जो यात्रा थी, चारधाम यात्रा प्रोजेक्ट, वो भी काफ़ी लागू किया। तो ये फैक्ट बेस्ड है। तो यूपीएससी में तो डायरेक्ट किस तरह के क्वेश्चन नहीं आ गए कि सीएम कौन है, बट कुछ उनके द्वारा कुछ जो कार्य कराए गए हैं, चारधाम यात्रा हो या कुछ और उनके जो पॉलिसीज़ हैं उससे रिलेटेड कुछ जानकारी है वो हमारे पास रहना चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया, चारधाम यात्रा एक प्रोजेक्ट था इंपॉर्टेंट, जिसमें कि जो चारों धाम है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, उन सबको रोड वाइडनिंग, रोड के द्वारा जोड़े जाना और रोड को वाइड करना, ये प्रोजेक्ट था। और इस प्रोजेक्ट को चैलेंज भी किया गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने, जो कोर्ट्स है उन्होंने जजमेंट भी दिया है, और जो रोड वाइडनिंग है एक लिमिट तक अलाउ कर दी है। तो इस प्रोजेक्ट के लिए ये इनका जो कार्यकाल है वो इम्पोर्टेंट रहेगा। तो ये फैक्ट बेस्ड हो गया। नेक्स्ट है, ये भी फैक्ट बेस्ड है थोड़ा सा, यूएपीए क्या है? अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंटेशन एक्ट। तो ये एक्ट के बारे में वीडियो ऑलरेडी मैंने चैनल पर डाला हुआ है, नहीं आपने देखा हो देख ले, या अदरवाइज़ भी आप स्टडी कर सकते हैं। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंटेशन एक्ट यूएपीए है, और इसमें रिसेंटली अभी संशोधन भी गया था। और संशोधन, इसमें जो अमेंडमेंट था वो ये था कि पहले इसमें प्रोविज़न ये था कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल लश्कर ए तोयबा या इंडियन मुजाहिदीन, इनको आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में घोषित कर सकते हैं। लेकिन अमेंडमेंट के बाद में 1920 में अमेंडमेंट हुआ था, उस अमेंडमेंट के बाद में कोई व्यक्ति है उसको भी आप टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। और उसके अलावा और भी कुछ प्रोविजंस हैं। तो ये डेटा ये है कि यूएपीए एक्ट के तहत कंपेयर टू लास्ट 5 ईयर्स अब जो केसेस हैं उसमें 72% ज़्यादा केसेस रजिस्टर किए गए हैं। तो ये फैक्ट है। और एनालिसिस ये है कि जो यूएपीए है इसके 2-3 पॉइंट्स वो ध्यान रहे। यूपीएससी की अगर बात करें तो यूपीएससी आपको कई ऑप्शंस देगा, उसमें से पूछेगा इसमें से क्या 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 सही है। तो ये एक चीज़ याद रहे कि केसेस राइज हुए हैं, 72% राइज हुए हैं। रिसेंट अमेंडमेंट हुआ, उसमें मैंने बता दिया कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ था। उसके अलावा ये इन्वेस्टिगेशन यूएपीए के तहत एनआईए करता है या स्टेट पुलिस भी कर सकती है। डिफरेंस क्या है बाकी एक्ट में? बाकी एक्ट से टेररिज्म के लिए है स्पेसिफिकली, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है। इसमें जो बेल है जल्दी आसानी से नहीं होती है, और इसमें चार्जशीट फाइल करने के लिए 6 महीने का समय होता है, एज़ कम्पेयर टू मर्डर या बाकी चीज़ों में आईपीसी के तहत 3 महीने तक का टाइम होता है। तो इसीलिए थोड़ा स्ट्रिंजेंट है यूएपीए। ओके, तो ये आपको मैंने बता दिया, फैक्ट और एनालिसिस दोनों पॉइंट्स बता दिए। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, एक फैक्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एनवायरमेंटल रेगुलेटर अभी तक सेटअप नहीं किया गया है। एनालिसिस क्या है? एनालिसिस ये है कि 2011 के अपने जजमेंट, ये जजमेंट है लाफाज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें कहा गया था कि एक रेगुलेटर, इंडिपेंडेंट एनवायरमेंटल रेगुलेटर है, उसको सेटअप किया जाए। किस लिए सेटअप किया जाए? सेटअप किया जाए ग्रीन क्लियरेंसेस, मतलब जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको क्लियरेंसेस दिया जाता है रिलेटेड टू फॉरेस्ट एंड कोस्टल एरियाज, उसको करने के लिए। तो एनालिसिस क्या है कि 2011 का है, और इंडिपेंडेंट बॉडी सेटअप होनी थी, गवर्नमेंट जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस है उसके थ्रू होनी थी। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? इंपॉर्टेंट इसलिए है कि एक एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट भी आया है, और लास्ट ईयर ही आया था, उस पर हमने पहले भी डिस्कशन किया है। तो वो भी उससे रिलेटेड है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आए थे। मेंस में भी क्वेश्चन आए यूपीएससी के, और प्री में भी उसके आसपास आया था। तो इस बार फिर एक्सपेक्टेड है। तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, इसको ज़रूर देख लीजिएगा। और ये फैक्ट्स और एनालिसिस दोनों मैंने आपको बता दिया, तो ये आपको ध्यान में रहे ना। एक ये पॉइंट है, ये न्यूज़ है। इसमें फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि गवर्नमेंट पेंशन स्कीम चलाती है।
तो क्या पेंशन स्कीम है? नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम्स हैं, और इसमें जो सिटीजन हैं, जो विधवा है और फिजिकली चैलेंज, इनके लिए पेंशन स्कीम चलाई जाती है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इसका जो अमाउंट है वो बहुत कम है, इट्स वेरी मीगर अमाउंट। तो क्या क्या स्कीम्स हैं, एक देख लीजिए। 200 से 500 रुपये है सीनियर सिटीजन्स के लिए, एक महीने का, मतलब एक महीने का 200 रुपये किसी को आप पेंशन दे रहे हैं तो इट्स नॉट यूज़फुल। उसी तरीके से विडो पेंशन स्कीम में 300 से 500 है, और डिसेबिलिटी पेंशन है वो 300 रुपये तक की है। अन्नपूर्णा स्कीम है, अन्नपूर्णा स्कीम में 10 kg ऑफ फूड ग्रेन्स है पर मंथ फॉर सीनियर सिटीजन्स हु आर नॉट रिसीविंग एनी पेंशन। तो जिनको पेंशन नहीं मिल रही है तो 10 kg ऑफ फूड ग्रेन्स मिल रहे हैं, क्योंकि ये जो सीनियर सिटीजन है ये BPL हाउस होल्ड्स के होने चाहिए, बिलो पॉवर्टी लाइन जो हैं उनको मिलना है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हुई है? प्रॉब्लम अब ये हुई है कि इसका जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है रूरल डेवलपमेंट, उन्होंने कहा है कि जो पेंशन है बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। ना 2 पॉइंट्स हैं। पेंशन मैंने आपको बता दिया, ये डायग्राम भी मैंने आपको दिखा दिया, आपने इसको नोट भी कर लेना है, जो जो क्या क्या पेंशन स्कीम्स हैं। फैक्ट्स क्या है? फैक्ट ये है कि ये पेंशन मिलती है। एनालिसिस क्या है? एनालिसिस ये है कि ये अमाउंट्स बहुत कम है, और इसको फ्लैग किया है किसने? पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन रूरल डेवलपमेंट। तो स्टैंडिंग कमेटी क्या है? पॉलिटी में कई बार बता चुका हूँ, NCERT पढ़ी होगी, लक्ष्मीकांत खोलेंगे, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी क्लियर हो जाएगी। रूरल डेवलपमेंट की जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है, तो इसको क्या कर सकते हैं? अब इसको बढ़ाए जाने की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रहे, और ये स्कीम है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, तो ये ध्यान रहे। तो क्वेश्चन आएगा, ये 4-5 पॉइंट्स आएंगे क्वेश्चन में, पूछेंगे क्या क्या सही है, तो पूछ लेंगे। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत पेंशन, जो विडो पेंशन स्कीम है वो चलाई जाती है, डिसेबिलिटी पेंशन चलाई जाती है, फैमिली बेनिफिट चलाया जाता है, सीनियर सिटीजन पेंशन चलाया जाता है, एंड फिर एक दे देंगे अनएम्प्लॉयमेंट पेंशन स्कीम चलाई जाती है। तो उससे पूछेंगे ABCDEFG कौन कौन सा सही है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रहे, क्वेश्चन कैसे क्या क्वेश्चन आएंगे, फैक्ट क्या है और उससे क्वेश्चन क्या आएंगे वो मैं आपको बताते जा रहा हूँ। तो पढ़ना नहीं है, सिर्फ वन थिंग इज़ कि आपको पढ़ना है, और दूसरा ये है कि पढ़ने के साथ में एनालिसिस होना चाहिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो वो मैंने आपको एग्जांपल्स के थ्रू बताया। नाउ विल कम टू एडिटोरियल एनालिसिस। नाउ हम इसको टारगेट करेंगे अपने एडिटोरियल सेक्शन को, जो हमारे रेलेवेंस की है। हमें पेपर नहीं पढ़ना है, मैं कई बार बता चुका हूँ कि हमें यहाँ पे समाचार सुनने नहीं आया, हम यहाँ पे अपने काम की चीज़ देखने आए कि हमारे कोई भी एग्ज़ाम हो, UPSC हो चाहे PCS हो, चाहे बाकी बैंक का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो उसके लिए हमें अपने काम की चीज़ लेनी है और बाकी समय वेस्ट नहीं करना। तो इसमें अभी काम की चीज़ क्या है? एक इसमें आर्टिकल है फायर के ऊपर। अभी कैलकाटा में 2 दिन पहले आग लगी थी एक बिल्डिंग में, तो फायर सेफ्टी के ऊपर लिखा गया। तो फायर सेफ्टी मेंस का जो क्वेश्चन है, जनरली ये डिटेल अगर आएगा तो वो मेंस का क्वेश्चन आई एम श्योर आप लिख सकते हैं कई पॉइंट्स। लेकिन प्रीलिम्स के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है, ये है नेशनल बिल्डिंग कोड। तो ये आपको ध्यान रहे कि देयर इज समथिंग कॉल्ड नेशनल बिल्डिंग कोड, और उसमें फायर सेफ्टी नॉर्म्स वो प्रिस्क्राइब किए रहते हैं, और उसमें स्मोक अलार्म, स्प्रिंकलर सिस्टम, ये सब की व्यवस्था मतलब की गई है, ओके। और दूसरा है एक डेटा ध्यान रखिएगा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, और उनका डेटा है 2019 का। तो एक्सीडेंटल फायर से अराउंड 10,915 डेथ्स हुई है 2019 में, तो आपको ये ध्यान रहे। अब नाउ क्वेश्चन ये है कि अगर इसको ब्रिंग डाउन करना है, हाउ टू एनफोर्स सच रेगुलेशन, ये सेफ्टी नॉर्म्स कैसे, हाउ कैन यू फोर्स दैट? तो यू कैन फोर्स दैट कि इसमें राइटर ने सजेस्ट किया है कि वी कैन हैव अ स्कीम जहाँ पे कि जो बिल्डिंग है, अगर मान लीजिए आग लगती है तो जो भी इंश्योरेंस है उस डिपार्टमेंट को पे करना पड़ेगा जिसकी बिल्डिंग है। तो इससे वो फायर सेफ्टी को वो लेंगे, सीरियसली लेंगे, एंड देन उसके अलावा थर्ड पार्टी ऑडिट्स कराते रहना है, तो उससे भी ये चीज़ सुधर जाएगी। तो दिस इज़ इतना हमारा इस पॉइंट से हो गया। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल है वो स्पोर्ट्स से है, ये मैंने आपको बताया भी था कि ये इंपॉर्टेंट है। 2 दिन पहले का जो वीडियो था उसमें मैंने कह दिया था कि जोकोविच का नाम याद रखना, टेनिस याद रखना, और नंबर 1 है वो याद रखना। तो अब उससे रिलेटेड आर्टिकल ही आ गया, क्योंकि जो मैं आपको बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही बताऊंगा। तो प्री के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है, फिर से बताता हूँ क्या इंपॉर्टेंट है। इसमें है जोकोविच, टेनिस के प्लेयर हैं, वो लगातार जो नंबर 1 पे हैं, और उन्होंने रोजर फेडरर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 311 वीक वो टॉप पे रहे हैं सिंगल्स रैंकिंग में। तो 3 महीने हैं अभी प्रीलिम्स को, लेकिन आप ये क्वेश्चन अगर आता है तो जोकोविच, टेनिस और 311 वीक आज के डेट में, मार्च में, तो ये आपको याद रहे। बस इतना काफ़ी है इसमें जानने के लिए,
ओके। और सबसे इनके इनके जो जो इन्होंने ग्रैंड स्लैम जीते हैं, ग्रैंड स्लैम कौन कौन से होते हैं टेनिस में? विंबलडन है, फ्रेंच ओपन है, आपका यूएस ओपन है एंड ऑस्ट्रेलियन ओपन है, इंपॉर्टेंट जो ग्रैंड स्लैम हैं। ठीक है, तो जोकोविच ने 18 जीत चुका है अभी तक, और बाकी जो है वो लोग 20 जीत चुके हैं, रॉजर फेडरर एंड राफेल नडाल। तो ये याद रहे, ये 1 2 3 4 में आ सकता है। ओके, अब हम बात करेंगे, ये एक एग्रीकल्चर से रिलेटेड आर्टिकल है, तो इसमें बाकी चीज़ें तो रिपीटेड है, बाकी चीज़ें काफ़ी चीज़ें तो रिपीटेड है इन टर्म्स ऑफ फार्मर्स बिल एंड ऑल, तो उसमें हम बात नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें, वो हमने हाईलाइट किया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपने नोट्स में सीधा लिखिएगा आप। क्या है? वर्ल्ड बैंक टाइटल, एक रिपोर्ट पब्लिश होती है। कौन सी रिपोर्ट है? वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। कौन सी रिपोर्ट है? इनेबलिंग द बिजनेस ऑफ एग्रीकल्चर, EBA रिपोर्ट, इनेबलिंग द बिजनेस ऑफ एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2019 की रिपोर्ट है। तो याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक पब्लिश किया है, EBA रिपोर्ट है। ओके, EBA क्या मेज़र करता है? तो EBA करता है कि गवर्नमेंट रेगुलेटरी सिस्टम 101 कंट्रीज़ में मेज़र करता है कि जिसके थ्रू जो फार्मर्स हैं उनको एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ ऑपरेट करने में कितनी ईजीनेस आती है, और इंडिकेटर्स हैं अलग अलग। ठीक है, तो कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं? 8 इंडिकेटर्स हैं। तो कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं इस रैंकिंग को बनाने के लिए? सप्लाइंग सीड, मतलब बीज प्रोवाइड कराना, रजिस्टरिंग फर्टिलाइज़र, सिक्योरिंग वाटर, रजिस्टरिंग मशीनरी, सस्टेनिंग लाइव स्टॉक, प्रोटेक्टिंग प्लांट हेल्थ, ट्रेडिंग फूड एंड एक्सेसिंग फाइनेंस। ये मैंने हाईलाइट कर दिया, इसको अपने नोट्स में लिख लीजिएगा कि 8 इंडिकेटर पे रैंकिंग बनती है, EBA रैंकिंग है। ओके, और ये EBA इज़ लाइक डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ईज ऑफ बिजनेस रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है। इसका क्वेश्चन प्रीलिम्स में ऑलरेडी आ चुका है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कई बार आते रहता है, तो इस बार ये आएगा ईज ऑफ इनेबलिंग बिजनेस। तो अगर ये आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 1 नंबर आपके पक्के मैंने करा दिए हैं, लेकिन याद आपका काम है याद रखना, इनेबलिंग द बिजनेस ऑफ एग्रीकल्चर। अब इंडिया की रैंकिंग क्या है? इंडिया की रैंकिंग है 49। ठीक है, EBA एग्रीगेट्स के है। फ्रांस, क्रोएशिया एंड चेक रिपब्लिक 3 टॉप रैंकिंग कंट्रीज़ है, फ्रांस, क्रोएशिया एंड चेक रिपब्लिक। ठीक है, अब आपको करना क्या है, जो मैं आपको बताता हूँ कि एग्ज़ाम के 10 दिन पहले रिवीजन करेंगे, तो जब आप रिवीजन करेंगे तो EBA से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ आप देख लेंगे। हो सकता है कि मई जून में कुछ और डेटा चेंज हो, तो आप एक बार गूगल सर्च कर लेंगे, तो जून में एक बार पक्का लेटेस्ट इसकी ज़रूर देख लेना। लेकिन अभी आज की डेट में आपने इसको नोट्स में रख लेना है। सो जो भी इंपॉर्टेंस पॉइंट्स थे वो मार्क कर दिए गए हैं। ओके, मेन से रिलेटेड है, जो मेंस हैं और किसी का सोशियोलॉजी वगैरह ऑप्शनल्स हैं, तो वो ये एनालिसिस इसका लिख सकते हैं कि किस किस वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रॉब्लम आती है, या फिर GS के लिए भी, ज्योग्राफी में के हिसाब से GS2 मेंस के लिए, इनएडिक्वेट एक्सेस टू क्वालिटी एग्रीकल्चर इनपुट सच एज फर्टिलाइजर, वाटर एंड मैकेनिकल पावर, प्रोडक्टिविटी लॉस। तो इसको लिख लीजिएगा, बट हालांकि मेंस में टाइम है, बट देन ऑल्सो यू कैन राइट। ठीक है, तो लेट्स मूव नेक्स्ट इज क्वाड के बारे में आर्टिकल है ये। तो क्वाड के बारे में पिछले 1 साल से हम लोग बात कर रहे हैं, और इससे रिलेटेड मेंस में भी क्वेश्चन आया था। तो क्वाड क्या है, जो नए लोग जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं प्रीलिम्स का, तो क्वाड है 4 जो कंट्रीज़ हैं उनका ग्रुप है। कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं उसमें? US, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। ठीक है, इनकी पिछले साल में कई बार इनकी मीटिंग्स हुई हैं, कई बार एक्सरसाइजेस भी हुई हैं, बट अगेन फर्दर मीटिंग इज़ गोइंग टू टेक प्लेस। क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि फर्दर इसका क्वार्टर जो समिट है वो होने वाला है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, और इसमें क्या है, इंडो पैसिफिक और पैसिफिक जो रीजन है उनके उसके आसपास जो कंट्रीज़ हैं तो उनसे रिलेटेड है। तो पैसिफिक में आपका जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका है, और इंडो पैसिफिक साइड में इंडिया आ जाता है। ठीक है, क्यों सेटअप किया गया था? सेटअप ये किया गया था कि जो चाइना है उनका जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव था, ओबोर जो प्रोजेक्ट्स है, वन बेल्ट वन रोड, वन बेल्ट, तो उस प्रोजेक्ट्स को इंडिया एक डेंजर के रूप में देखता था, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है उसको, और लगातार जो चाइना अपना फुटप्रिंट एक्सपेंड कर रहा था, तो उसी को देखते हुए इन चारों कंट्रीज़ ने मिलकर ये ग्रुपिंग बनाई है, और इस ग्रुपिंग को स्ट्रेटेजिक डायलॉग के लिए इस्तेमाल करते हैं, एंड देन फर्दर जो भी एक्शंस या एक्टिविटीज़ करनी है उसके लिए। ओके, और पहले अगर आप मेंस की बात करें, अगर मैं मेंस एग्ज़ाम के हिसाब से, तो एनालिसिस कर देते हैं इसका। तो एनालिसिस ये है क्वाड का कि इनिशियली इंडिया वाज बिट रिलक्टेंट, क्योंकि 2018 में जो हुआ था, तो प्राइम मिनिस्टर हमारे जो है उन्होंने कहा था कि जो ये ग्रुपिंग है
ये एक जोग्राफिकल डेफिनेशन है और किसी कंट्री के ख़िलाफ़ में नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके बाद सितंबर 2019 में इस क्वाड प्लेटफॉर्म को मिनिस्ट्रियल लेवल पे एलिवेट कर दिया गया, मतलब इसकी जो मीटिंग्स है उसमें मिनिस्टर पार्टिसिपेट करेंगे। और उसके बाद डिफरेंट काइंड ऑफ जो असिस्टेंस हैं इन चारों कंट्रीज़ के बीच में उसको टेकअप किया गया है, जिसमें कि बॉर्डर जो ओशियन बॉर्डर्स है या फिर अलग अलग इसमें जो असिस्टेंस हैं उनके तहत भी डील की गई। ओके, सो बेसिकली इसका जो फुटप्रिंट है उसको एक्सपेंड किया गया ना। इसमें राइडर का इसमें ये कहना है फर्दर कि 2020 में चाइना बिकेम इंडियाज़ नंबर 1 ट्रेड पार्टनर विद टू वे ट्रेड एट 77 बिलियन का ट्रेड रहा। तो ये भी ध्यान रहे कि जो चेंज अभी डायनेमिक्स है, चेंज डायनेमिक्स में चाइना अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है इंडिया का, और इंडिया की बॉर्डर भी है चाइना के साथ में। तो चाइना को कम्प्लीटली इग्नोर करके इंडिया क्वाड के जो इंटरेस्ट है उसको नहीं बढ़ा सकता है। और साथ ही साथ अमेरिका और चाइना का खुद का जो व्यापार है वो भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। तो उसको देखते हुए अमेरिका भी चाइना को कम्प्लीटली इग्नोर करके काम नहीं कर सकता है। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वाड में जो भी पॉलिसीज़ डिसीज़न हो या जैसा इंडिया का अप्रोच रहे, उसको जो लास्ट ईयर के एक्सपीरियंसेस हैं, चाहे लद्दाख में हो तो उन सब को भी ध्यान रखें जो बॉर्डर डिस्प्यूट रहा। और ये फैक्ट कि चाइना जो है इंडिया का इंपॉर्टेंट पार्टनर है, इस फैक्ट्स को भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। इट जस्ट लाइक ये एक डिप्लोमेसी है बेसिकली, जहाँ पे कि यू कैनॉट कीप ऑल दी एग्स इन जस्ट वन बास्केट। मतलब एक ही बास्केट में आप सारी चीज़ों को मत रखिए। फॉर एग्जांपल क्वाड भी रहे और इंडिया चाइना के जो टू वे रिलेशनशिप है वो भी रहे। तो इसी चीज़ को राइटर जो हैं वो प्रमोट करना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं। ओके, उसके अलावा जेनरिक न्यूज़ हैं। ओके, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वहाँ पे डिस्कशन किया गया फार्म लॉज को लेके। इंडिया के जो फार्म लॉज हैं उनको लेके डिस्कशन वहाँ पे किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और कमेंट्स दिए गए वहाँ के जो पार्लियामेंट्रियंस हैं। नाउ इंडिया ने इसमें विरोध जताया है कि जो कंट्री है, जो ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है, दे डोंट हैव एनी राइट्स टू इंटरफेयर इनटू द एनी अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के जो लॉज हैं या जो पार्लियामेंट के द्वारा जो कानून पास किया जा रहा है उसके बारे में। और इसी चीज़ को जो भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उन्होंने ब्रिटिश हाई कमिश्नर को एलेक्स एलिस को बुला के अपना जो विरोध है वो जताया है। तो मोरलेस आपको ये मालूम होना चाहिए कि क्या वहाँ पे क्या हुआ और किस तरीके से उसका विरोध जताया गया है। ये स्कीम है एक साइबर वॉलंटियर स्कीम। तो ये एक क्वेश्चन है, प्रोबेबल क्वेश्चन है, जिसको आप ध्यान रखिए क्योंकि बार बार ये रिपीट हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा बार बार आ रहा है। तो आपको ये ध्यान रहे कि आ सकता है। तो MHA ने कहा है कि जो साइबर वॉलंटियर प्रोग्राम है वो रोल आउट कर दिया गया है, और इसके तहत तो जो वॉलंटियर्स बन सकते हैं लोग, और वॉलंटियर बनने के साथ साथ जो भी अगर एक्टिविटीज़ है, कोई गलत एक्टिविटीज़ हो रही है तो उसके बारे में रिपोर्ट कर सकते हैं साइबर वर्ल्ड में। और साइबर क्राइम ग्रेवेंस पोर्टल भी है एक, cybercrime.gov.in। और यहाँ पे MHA का ये कहना है कि वो लोग अवेयरनेस रेज करने के लिए और अनलॉफुल कंटेंट को फ्लैग करने के लिए ग्रुप बनाया है। नाउ टेक्नोलॉजी के टर्म्स में भी और सोशियोलॉजी के टर्म्स में भी ये क्वेश्चन आ सकता है इससे रिलेटेड, 3-4 पॉइंट्स मिला के। तो ये 2 दिन पहले मैंने बताया था, अगेन आई एम हाईलाइटिंग कि ये आपको ध्यान रहे, ये साइबर क्राइम वॉलंटियर्स जो स्कीम है। और इसका एक एडिटोरियल भी था 2 दिन पहले, उसका एनालिसिस भी हमने किया था। ना यहाँ पे ये फिर से रिपीट हुआ है, ये इंटरमीडिएटरी रोल जो है, इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस इन डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। तो मैंने आपको ये 2 दिन पहले ही बताया था कि ये न्यूज़ में है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो बेसिकली ये रूल्स बनाए गए हैं, इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस इन डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड। और इसमें हुआ ये है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने रिस्पॉन्स सीक किया है और ये पूछा है कि क्या ये जो रूल्स हैं ये रेगुलेट ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल को रेगुलेट करने के लिए हैं, जिससे कि गवर्नमेंट उस पे जो पोर्टल्स हैं, ऐसी वेबसाइट्स हैं, उन पे लगाम लगा सके कि गवर्नमेंट के खिलाफ़ कुछ भी छपता है तो उस पर कार्रवाई हो।
तो ये इसके बारे में जवाब मांगा है। तो हालांकि ये रूल जो इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स इट्स इन द न्यूज़, तो आपको ध्यान रखना है, ये नए रूल है, नए सेट ऑफ गाइडलाइंस हैं, उसके बारे में है। ओके ओके, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर, ये अफ़गानिस्तान के बारे में कल आर्टिकल भी था, मैंने बताया भी था। तो अफ़गानिस्तान के बारे में आप ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा मतलब बार बार ये न्यूज़ में आ रहा है। तो मेंस के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से आप अपने कमेंट्स में लिखिएगा। और प्रीलिम्स के हिसाब से आप ज़रूर ये देख लीजिए एक बार मैप में कि अफ़गानिस्तान कहाँ कहाँ पे है और क्या उसकी कैपिटल है, तालिबान कहाँ है, दोहा कहाँ है, जहाँ पे कि अभी वाला जो पीस टॉक चल रही है वो है। और इस आर्टिकल में ये लिखा है कि जो अमेरिका है वो अफ़गानिस्तान का जो अपना प्लान है उसमें थोड़ा चेंज करेगा, और उस चेंज के तहत जो टर्की है, इस जो ये पीस प्रोसेस है वो दोहा से हटा के इस्तंबुल टर्की में ले जाने की कोशिश की जाएगी करे। और क्यों इस्तंबुल में? क्योंकि वो टर्की जो है वो नाटो का पार्ट है। अब नाउ व्हाट इज़ नाटो, आप कमेंट्स में लिखिएगा कि नाटो क्या है। ओके और इसमें एक प्रपोजल भी दिया गया है कि जो अभी करंट गवर्नमेंट है उसको हटा के अफ़गानिस्तान में वहाँ पे एक मिक्स गवर्नमेंट बनाई जाएगी, जिसमें कि कुछ आधे मेंबर तालिबान साइड के होंगे और आधे जो है डेमोक्रेटिक इलेक्टेड जो गवर्नमेंट है उसके थ्रू होंगे। सो ये बहुत ज़्यादा इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम के हिसाब से जितना ज़रूरत है उतना बता दिया, क्योंकि ये कम्प्लीटली एक स्ट्रेटजिक अलग चाहे अगर आप इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि चेंजिंग अक्टूबर सितंबर में आपका मेंस है, तो सितंबर तक बहुत सारा डेवलपमेंट हो जाएगा। तो बस अभी नॉलेज बेस जो मैंने बताया प्रीलिम्स के हिसाब से बस आपकी जानकारी रखिए कि यूएस स्पेशल इन्वॉय हैं जलमाए खालिजाद, वो अभी आए थे, वो जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर उनसे मिले थे। और यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंथनी ब्लिंकन, ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। ये सब चीज़ें आप दो तीन जो इंपॉर्टेंट है वो आपने दिमाग में रखना, और मैप ऑब्वियसली ज्योग्राफी बेस्ड चीज़ें आपको दिमाग में रखना है। ये भी न्यूज़ अफ़गानिस्तान से रिलेटेड है। सो अफ़गानिस्तान से रिलेटेड एक आध नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, एक क्वेश्चन। ओके, एक यहाँ पे अपडेट है वायरस पासपोर्ट के बारे में, तो ये आपको ये ध्यान रहे, ये क्वेश्चन प्रीलिम्स लाइक क्वेश्चन है कि वायरस पासपोर्ट्स क्या है। तो वायरस पासपोर्ट ये चाइना में इस तरीके का एक पासपोर्ट या डॉक्यूमेंट बनाया जा रहा है, एक डिजिटल सर्टिफिकेट बेसिकली बनाया जा रहा है। और इस सर्टिफिकेट में जो कोई यूज़र है उसको दवाई लगी कि नहीं लगी, टीका लगा कि नहीं लगा, उसका जो कोरोना जो वायरस टेस्ट रिज़ल्ट क्या है, कब कराया था, इसकी डिटेल रहेगी। और इसी चीज़ को वायरस पासपोर्ट के नाम के लिए दिया जा रहा है। और विद इन चाइना ट्रैवल करने के लिए ये जो डिजिटल सर्टिफिकेट, मतलब आपके मोबाइल में ही रहेगा सर्टिफिकेट, ये आपका सर्टिफिकेट मैंडेटरी किया जा रहा है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में कंट्री टू कंट्री आप जो ओरिजिनल पासपोर्ट लेके चल रहे हैं उसके अलावा एक ये भी सर्टिफिकेट आपको कैरी करना पड़े, और जिसमें कि आपके कोरोना टेस्ट या बाकी चीज़ों के बारे में, वैक्सीनेशन स्टेटस के बारे में आपकी जानकारी दी गई हो। सो ये आपने ध्यान रखना है कि ये प्रोबेबल क्वेश्चन है ना। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ये है कि तेल जो है उसके बारे में है, कि भारत जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है उसके बारे में। तो हुआ ये है कि जो वेस्ट एशियन सप्लायर है, ओपेक और वेस्ट एशियन सप्लायर सऊदी और ये सब जो कंट्रीज़ हैं, इन्होंने अपना प्रोडक्शन कट करने की बात कही है, तेल का प्रोडक्शन, क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन। तो उससे प्रॉब्लम क्या होगा, जब क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन कट होगा तो रेट्स बढ़ेंगे, तेल का रेट, पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ेगा। अब इसमें फैक्ट्स क्या हैं, तीन चार चीज़ समझिए कि इंडिया जो है थर्ड बिगेस्ट ऑयल कंज्यूमर है, ये पहला फैक्ट है, लिख लीजिए कि वर्ल्ड का थर्ड बिगेस्ट ऑयल कंज्यूमर है इंडिया। इंपोर्ट जो करता है 84% अपनी जो नीड है उसका इंपोर्ट करता है, उसमें से 60% वेस्ट एशियन कंट्री से आता है। क्यों आता है? क्योंकि वहाँ पे चीपर है। तो तीन चीज़ों को याद रखिए, ठीक है। ये तीनों चीज़ मैंने आपको बता दिया। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम अब ये है कि इंडिया को अब नए सोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे। तो नए सोर्सेज कहाँ इंडिया ढूंढने जा रहा है? इंडिया सोर्सेस नए ढूंढने जा रहा है, ये देख रहा है गुयाना से लेने की बात चल रही है, और रशिया से। दो कंट्रीज़ चुनी इंडिया ने, गुयाना और रशिया ना। अब क्वेश्चन क्या है? फैक्ट्स मैंने आपको बता दिए, आप मेरे लिए काम करेंगे, आप बताइए कि गुयाना कहाँ पे है और कौन से कॉन्टिनेंट में है और अगल बगल क्या क्या कंट्रीज़ हैं। फिर रशिया तो आपको पता ही होना चाहिए। एंड देन ओपेक के कौन कौन से वो है मेंबर्स हैं। ओपेक जो है वो क्या है, व्हाट इज़ ओपेक, एंड उसके कौन कौन से मेंबर्स हैं। सो ये आप करिए, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि वैसे भी पेट्रोल डीजल को लेके काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आती है, और उसका कारण हमें मालूम है। यूपीएससी के स्टूडेंट और बाकी आम जनता में यही डिफरेंस है
कि यूपीएससी का या जो भी कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं आप पीसीएस का, उनको ये पता होता है कि ये क्यों हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप पढ़ते हो। जैसे अभी आपको ये चीज़ें मालूम चल गई, तो आप कहीं अगर बैठे किसी डिस्कशन में शामिल हैं जहाँ पेट्रोल डीजल की बात हो रही है, तो आप ये बता सकते हैं कि इंडिया में तेल का प्रोडक्शन नहीं है और 84% इंडिया इंपोर्ट करता है और 60% बाहर से आता है, वेस्ट एशियन कंट्री से आता है, और उन्होंने अभी प्रोडक्शन कट कर दिया, मतलब दाम और भी बढ़ेंगे। तो आप ये बता सकते हैं कि आने वाले दिनों में हो सकता है दाम और बढ़े, और उसका सॉल्यूशन भी आप बता सकते हैं कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। तो गवर्नमेंट खुद ही कह रही है कि जो कंपनीज़ हैं, ऑयल कंपनीज़, वो इंपोर्ट करेंगी अलग अलग जगह से। तो मैप में आप देख लीजिए कि ये कंट्रीज़ कहाँ हैं, ओपेक के मेंबर कौन कौन से हैं, और ये जो नई कंट्रीज़ की नाम आ रहे हैं जहाँ से तेल ले जाने की बात हो जा रही है, गुयाना वगैरह, वो कौन से कॉन्टिनेंट में है, उसके अगल बगल कौन कौन सी और कंट्रीज़ या ओशियन है। ओके। अब नाउ एक ये है कि क्रिसिल ने ये कहा है कि 2022 में इंडिया की इकोनॉमी है 11% ग्रो करेगी। तो सिंपल सा है, क्रिसिल कई बार पूछ चुका हूँ, बट देन अगेन आई विल आस्क की व्हाट इज़ दिस क्रिसिल। रेटिंग एजेंसीज होती है, क्या होती है, आप लिखिए कमेंट्स में। ओके, सो दैट्स ऑल। एक बस छोटा चीज़ याद रखिए कि ये वुमेन क्रिकेट वो चल रहा है, तो वुमेन क्रिकेट टीम की नोट कर लीजिए, वुमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन कौन है, और कुछ इम्पोर्टेंट एक दो प्लेयर के नाम आपको याद रहे ताकि प्रीलिम्स में आए। तो जैसे झूलन गोस्वामी है, स्मृति मंधाना, ये सब नाम, और कैप्टन वगैरह, ये सब नाम आपको याद रहे कि अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो आप यू शुड बी एबल टू आंसर इट। दैट्स ऑल। तो ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो गया, इतना काफ़ी है। सो ये हमारा आज का करंट अफेयर्स था एंड इम्पॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस। और जो क्वेश्चंस जो पूछे हैं वो आप आंसर्स ज़रूर करिएगा। इसके अलावा भी और भी छोटे छोटे अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, बट इतना काफ़ी है, इतना अगर आप करेंगे एंड मैप वगैरह आप देखते रहेंगे तो आई एम श्योर आपकी तैयारी ठीक चलेगी। जैसे और भी कंट्रीज़ हैं इसमें, जैसे वेनेजुएला है, तो वेनेजुएला कहाँ है मैप में, एक बार ब्राज़ील का नाम आया है न्यूज़ में, वेनेजुएला आया है। तो इसको जोग्राफी वाइज आप ज़रूर वो रहिए कि ब्राज़ील क्यों है, कहाँ है, वेनेजुएला कहाँ है। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर आपने थोड़ा बहुत मैप में देखा हुआ है तो अगर आपको क्वेश्चन आपने न भी शायद तैयार किया हुआ हो, तो आप जो इंटेलिजेंट गेस है वो आप कर पाएंगे। क्यों कर पाएंगे? क्योंकि उससे रिलेटेड, क्योंकि जब अगर आप वेनेजुएला ढूंढने जाओगे तो वेनेजुएला से क्या रिलेटेड न्यूज़ है एक नज़र आपकी पड़ेगी। तो उससे अगर आपने वो काम किया होगा तो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो 4 में से 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर लेंगे, 2 ऑप्शंस पे आपको डाउट रहेगा। तो इस तरीके से अगर आप करते रहेंगे, जो भी चीज़ न्यूज़ में आ रही है उसके बारे में अगर थोड़ा बहुत भी पता है तो आप यू कैन ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ करंट अफेयर्स एनालिसिस। जो आंसर्स हैं बाकी आप ज़रूर दीजिएगा। 1 मार्च 12 को क्वाड्रिलेटरल फ्रेमवर्क और क्वाड की मीटिंग है, फर्स्ट एवर समिट ऑफ द लीडर ऑफ क्वाड्रिलेटरल फ्रेमवर्क क्वाड विल टेक प्लेस वर्चुअली ऑन मार्च 12। ठीक है, ये जो क्वाड की मैंने बात की, तो इसमें जो बाइडन जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट वो भी रहेंगे, और इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं मोदी वो भी रहेंगे। तो ये पहली एक तरीके से मीटिंग होने जा रही है जिसमें कि अमेरिका के जो नए प्रेसिडेंट हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर, और ऑस्ट्रेलिया और जापान के जो हेड हैं वो रहेंगे। वर्चुअली ये मीटिंग होगी, बट ये इंटरेस्टिंग होगा। मार्च 12 का मतलब परसों है। ये इंटरेस्टिंग होगा कि क्वाड को लेके जो बाइडन का क्या स्ट्रेटजी है, क्योंकि ये काफ़ी कुछ बोला गया था कि डोनाल्ड ट्रंप के हटने के बाद में जो नई गवर्नमेंट आई है वो कितना प्रो इंडिया है या इंडिया के सपोर्ट में है या अगेंस्ट है। तो ये हमको मार्च 12 को जो स्टेटमेंट आएगा उसमें देखने को मिलेगा, और एनालिसिस हम उसका करेंगे। मार्च 12 को एक बार स्टेटमेंट आ जाए, 13 को फिर हम इसका एनालिसिस करेंगे कि क्वाड का नया रूपरेखा कैसी चलेगी। सो दैट्स ऑल। तब तक फिर आप जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका आप आंसर दीजिए। थैंक यू, गुड बाय।